हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएम रोहतक 2019 का जो रियल पेपर है। आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर रोहतक का 2019 का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डाइस से आया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है यहाँ पर चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म द गिवन सीट ऑफ द पेपर एक्स। मतलब ये पर्टिकुलर हमारा एक ओपन डाइस है, राइट। अब ओपन डाइस को जब हम फोल्ड कर देंगे, मतलब ये क्या है, ये अनफोल्डेड है। अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो सिचुएशन नंबर 1 2 3 4 हमारे पास अवेलेबल है। एंड ऑप्शंस के यहाँ पर जो अवेलेबल है 1 2 2 4 2 3 या 1 4, हमें ये बताना है कि कौन सी जो कंडीशन है यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर ओपन डाइस के थ्रू बना सकते हैं और कौन सी नहीं बन सकती, राइट। अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें तो ये वाली डाइस इस पर्टिकुलर, मतलब ये वाली जो हमारी सरफेस होगी, मतलब दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। अगेन ये वाली सरफेस इस पर्टिकुलर सरफेस के अपोजिट होगी, मतलब एक ब्लैंक सरफेस अगेन ये वाली सरफेस जो दिख रही है इसके अपोजिट होगी। एंड इसके बाद ये वाली जो सरफेस होगी वो 1 2 3 4 इन सभी से मिलके बनेगी, और ये क्या है, ब्लैंक सरफेस। और जब आप जस्ट फोकस करना है ना, जब हम इस और इस पर्टिकुलर सरफेस को मिलाएंगे, है ना, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो सरफेस होगी दिखने को मिलेगी, राइट। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। और उसके बाद ये जो है वो इसके क्या होगी, ब्लैंक वाली सरफेस के अपोजिट यहाँ पर ये कहलाएगी। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और जो मिडिल वाली है वो इन चारों से मिलकर बनेगी। तो हाफ वाला पार्ट जब हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो दो ट्राइंगल बनेंगे, और एक ट्राइंगल फुल्ली यहाँ पर साइडेड रहेगा और एक पूरा ब्लैंक रहेगा, और ये रहेगा। और इसके बाद अब एक चीज यहाँ पर समझना, कभी भी ऑलवेज रिमेंबर डाइस में दो अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल नहीं होती हैं, राइट। दो अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल नहीं होती हैं। और साथ ही साथ कभी भी जैसे कि हम एक डाइस बनाएंगे ना, ऐसा कुछ सिचुएशन वाला, इसकी हमें 1 2 3 सरफेस देखने को मिलेंगी, और कभी भी दो सरफेस मतलब गायब भी नहीं हो सकती। मतलब ना तो दो सरफेस एक साथ दिख सकती हैं और ना ही दो सरफेस एक साथ गायब हो सकती हैं। ओके, अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो हमें पता है ऐसी कोई भी सरफेस फॉर्म नहीं हो सकती, अलग अलग ये दोनों नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 यहां से मिलके एक सरफेस बनेगी, तो ये दोनों भी सिचुएशन नहीं बन सकती। तो ऑप्शन जो कंडीशन नंबर 1 2 3 4 है, इसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर कैन नॉट बी फॉर्म, राइट। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक ब्लैंक है, इन दोनों में से कोई एक होना भी कंपलसरी है, बिल्कुल सर ये वाली है। इन दोनों में से भी कोई एक मिल जाए, बिल्कुल सर ये है, और एक ये वाली मिल जाए, तो यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन बन सकती है, राइट। अगर हम सेकंड की बात करें तो एक ब्लैंक होना कंपलसरी है, यस सर ब्लैंक है। इसके बाद एक ये वाली और एक ये वाली, बिल्कुल ये वाली फॉर्म हो सकती है। दैट्स वाई कंडीशन नंबर सेकंड भी कैन बी फॉर्म। तो कंडीशन 2 and 3, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है दैट इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन और पॉइंटिंग टू मंजू। यहाँ पर एक पॉइंटिंग टू मंजू, राजू सेड, राजू ने किसको पॉइंट कर रहा है, मंजू को पॉइंट करते हुए राजू ने क्या कहा है कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर हर ब्रदर, हर ब्रदर ओनली सन, तो ये हो जाएगा द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ये कौन है, तो राजू ने कहा है इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो ये कौन होगा, राजू, और ये राजू की कौन है, वाइफ, और ये वाइफ का कौन है, ब्रदर, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। मतलब राजू की वाइफ का ब्रदर इज व्हाट, द सन ऑफ हर ओनली, ओनली द सन ऑफ द ओनली सन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। मतलब ये एक ही ब्रदर है और इस ब्रदर का ये सन है, और यही राजू की वाइफ का ब्रदर है, राइट। तो ये कौन है, मंजू। यहां से हम इसको यहां से हटा सकते हैं। हाँ, ये मंजू है, और ये कौन है, राजू। क्या पूछा है हमसे, हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजू। मतलब ये मंजू, वो हु इज मंजू, आपको कैसे क्वेश्चन को आस्क करना है, हु इज मंजू टू राजू। तो अब आप क्या करोगे, जो सेकंड पर्सन होता है वो आप बन जाओ। इट मीन सपोज दिस इज यू, दिस इज योर वाइफ, दिस इज योर ब्रदर इन लॉ, एंड ये कौन है आपके, ये कौन है आपके, दिस इज फादर इन लॉ, हाँ या ना। एंड फादर इन लॉ की ये कौन है, सिस्टर, सो दिस इज व्हाट, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, राइट। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड टू फोर्थ। यहाँ पर हमें बताना है
कि a pair of words is given followed by four pair of words as alternatives. The candidate is required to choose the pair in which the words bear the same relation to each other. मतलब यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली करना क्या है कि यहाँ पर जो एनालॉजी यहाँ पर आई हुई है, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी टॉपिक से लिया गया है। मतलब जो भी रिलेशन ये दोनों वर्ड्स के बीच में होगा वही रिलेशन किस ऑप्शन में है ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है अगर आपको इन वर्ड की मीनिंग पता है, राइट। एरोज जो होते हैं और क्यूबर, तो एरोज जो कंटेंट किए जाते हैं वो क्यूबर में किए जाते हैं, राइट। एरोज आर कंटेंट इन क्यूबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मनी जो है उसको हम यहाँ पर बैंक में रखते हैं, मनीज आर कैप्ट इन बैंक, right, in the same as arrow and cuber. So that's why option number B is the correct answer. अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। यहाँ पर भी हमें वही चीज यहाँ पर रिपीट करनी है कि जो भी रिलेशन इन दोनों वर्ड में है वही रिलेशन हमें गिवन ऑप्शंस में फाइंड करना है। तो एम्बेरीज करना, एम्बेरीज मतलब व्हाट, किसी की एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन होती है वहां पर उसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से थोड़ा सा हटा देना है ना। एक लेबल होता है कूल, कोई एक मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन है वो कूल माइंड में है, एम्ब्रेस कर देना कुछ ऐसे वर्ड्स के द्वारा या किसी भी तरीके से उसको एम्ब्रेस कर देना, राइट। और यहाँ पे ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, अब मतलब बहुत ज्यादा लेवल की बात करते हैं, पूरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी खराब कर देना, डिग्निटी यहाँ पर थोड़ी सी उसकी ऊपर नीचे कर देना, राइट। तो व्हाट कि ये जो है वो उसका एक जो लेबल है यहाँ पर, जो इसकी स्पीड है या फिर जो हम बात करें तो इसका ही क्या है, ये एक पीक पॉइंट हम बोल सकते हैं, एक लेवल अप बोल सकते हैं, राइट। इन द सेम वे जैसे कि किसी को अनॉय करना है ना, किसी को अनॉय कर रहे हो आप, चिढ़ा रहे हो है ना, सता रहे हो, और उसी का थोड़ा सा और लेवल जाओगे एग्जैस्परेट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 7। 5 to 7 में हमें क्या बताना है कि कंसिडरिंग गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू सेलेक्ट अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड द सेकंड। नो ट्री इज अ फ्लावर, तो ये सपोज ट्री का हमारा सर्कल बनेगा और ये बनेगा हमारा फ्लावर का, राइट। और ट्री और फ्लावर में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर हमें इससे बोला गया है कि सम ट्री जो है वो क्या है, फ्रूट्स हैं, राइट। तो ये सम ट्री क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे हमारे। नाउ अब हमें बताना है कि फर्स्ट कंक्लूजन की हम बात करें, फ्रूट्स दैट आर ट्रीज, मतलब यहाँ पर जो भी फ्रूट जो कि ट्री हैं यही वाला पार्ट होगा। मतलब जो क्वेश्चन है, जो कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है कि वो फ्रूट जो कि ट्री हैं, दैट फ्रूट्स दैट आर ट्री, और वो क्या नहीं है, वो फ्लावर्स नहीं है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, हमें जो भी यहाँ पर गिवन है दैट इज कि ये पर्टिकुलर एरिया ट्री का, पर्टिकुलर ये वाला एरिया, ऑल ट्री जितने भी ट्री है ना वो कभी भी फ्लावर्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट फ्रूट जो ट्री है वो बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं होंगे। 100% क्या है, ये करेक्ट है। मतलब फ्रूट्स दैट आर ट्री आर नॉट फ्लावर्स, 100% करेक्ट होगा, राइट। सेकंड की बात करें कि नो फ्रूट इज अ फ्लावर, उन्होंने बोला है नो फ्रूट इज अ फ्लावर। अब एक बात समझना होगा यहाँ पर आपको कि यहाँ पर क्लियरली हमारे पास गिवन है, राइट, कि ट्री एंड फ्लावर्स में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, बट फ्रूट एंड फ्लावर्स के बारे में हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस अगर हम इसी का एक और डायग्राम बनाने चाहें, राइट, जैसे कि हमारा ये ट्री है और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लावर्स, और फ्लावर्स और ट्री के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर हमसे बोला है कि सम ट्री आर फ्रूट्स, क्या हम सम ट्री आर फ्रूट्स कुछ ऐसे नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमारे दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, राइट। और आपको बस यही चीज याद रखनी है सिलॉक्स या सिलोजिज्म में कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपको 100% ट्रू बनाना है। आप देख सकते हो नो ट्री इज फ्लावर्स, बिल्कुल सेटिस्फाई, एंड सम ट्री आर फ्रूट्स, बिल्कुल सेटिस्फाई। इसका मतलब ये जो हमारा कंक्लूजन है ना, यहां पर क्या हो गया है, फॉल्स, बट यहां पर क्या था, ट्रू। हाँ, फ्रूट्स और फ्लावर के बीच में कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स। और कोई भी कंक्लूजन एक जगह ट्रू एंड एक जगह फॉल्स, वो क्या कहलाता है, फॉल्स ही कहलाता है।
ट्रू होने के लिए इसे हर जगह ट्रू होना कंपलसरी है। जैसे कि फ्रूट्स का ये वाला पार्ट जो कि ट्री है, ये कभी भी आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ओवररूल्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ओनली फर्स्ट फॉलो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में दिया है, राइट, 6 इज गिवन, लेडी फिंगर्स इज टेस्टियर देन कैबेज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो लेडी फिंगर है वो टेस्टियर है कैबेज से। फिर बोला है कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, राइट। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये कॉलीफ्लावर, ठीक है। कैबीज इज नॉट टेस्टियर देन पीस, मतलब ये कैबीज है वो टेस्टियर नहीं है, मतलब जो पीस है वो क्या होगा, या तो टेस्टियर होगा या फिर इक्वली होगा, राइट। बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है। अब हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। तो पीस आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, क्या आप बता सकते हो? नो सर, ये हमारा ट्रू नहीं भी हो सकता। हमें क्या बताना है, जो डेफिनेटली ट्रू है। पीस आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर, हमें क्या बताना है यहाँ पर, पीस आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर, ये भी हम नहीं बता सकते हैं, राइट। पीस इज नॉट टेस्टियर देन लेडी फिंगर, अब आप देख सकते हो पीस और लेडी फिंगर की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन केवीज, मतलब ये कॉलीफ्लावर है, ये टेस्टियर है किससे, लेडी फिंगर, और ये लेडी फिंगर टेस्टियर है किससे, कैबेज से। इसका मतलब कॉलीफ्लावर जो है इज टेस्टियर देन कैबेज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट होगा। यही एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा कंक्लूजन है जो डेफिनेटली करेक्ट है, और हमें यही बताना था कि कौन हमारा डेफिनेटली करेक्ट है। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी मे और मे नॉट ट्रू, मे और मे नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई हम ऑप्शन नंबर ए बी सी पर नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। सम ए आर बी, तो ये सम ए आर क्या हो जाएंगे, बी, एंड सम सी आर क्या है, हमारे ए है। तो ये बनेगा हमारा मेन डायग्राम। कंक्लूजन की बात करें, सम सी आर बी, नाउ यू कैन सी, क्या सी और बी में कोई भी कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं। और कोई भी कंक्लूजन अगर मैन डायग्राम में रॉन्ग तो वो रॉन्ग ही कहलाता है, राइट। इसके बाद सम बी आर ए, सम बी आर ए स्टेटमेंट में बोला है कि सम ए आर बी, मतलब सम पार्ट ऑफ ए हमेशा बी रहेगा, तो हमेशा सम पार्ट ऑफ बी क्या रहेगा, ए रहेगा। इट मींस ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओनली सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल मिरर इमेज, यहाँ पर हमें बताना है मिरर इमेज के बारे में, राइट। और मिरर इमेज किसका, पर्टिकुलर इसका। अब मिरर का इमेज का मतलब होता है पर्टिकुलर एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से टर्न होगा, मतलब सबसे पहले ए से ही स्टार्ट होगा, राइट। और जो आपको यहाँ पर मेथड यूज करनी है दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पर आपको यूज करना है, राइट। तो ए हमारा ए ही रहेगा, बट ये जो 4 है ये हमारा 4 कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब 4 एग्जैक्ट नहीं हो सकता है ना। ए के बाद 4 आएगा, नाउ यू कैन सी ए के बाद 4 है, ए के बाद 1 है, ए के बाद 1 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड कैंसिल, ए के बाद 1 नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल। इसके बाद 1 जो है वो हमारा एज इट इज नहीं है, अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर A01 A01, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एन भी वही है, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर इसके बाद ए है, आर है, ए है, और एंड में आप देखो तो इन दोनों में टी का डिफरेंस है, तो टी हमारा एज इट इज रहेगा, राइट। ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। केवल आपको हर एक पॉइंट की केवल आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। कौन सा होगा मतलब एक ही होगा, है ना। 3 ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 टू 16, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 5 plays A B C D E are to be staged from Monday to Friday of a week। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। 1 2 3 4 एंड 5, और ए से लेके कहाँ तक है, ये ई प्लेस हमारे पास हैं। ऑन ईच डे ओनली 1 प्ले विल बी स्टेज, राइट। केवल एक दिन में एक ही यहाँ पर प्ले होने वाला है।
D or E should not be either the first or the last day to be staged. मतलब D और E, यहाँ पर ना तो हम D पुट कर सकते हैं और ना ही E पुट कर सकते हैं, कहाँ, फर्स्ट एंड लास्ट डे पर। ओके, E should be immediately followed by C, मतलब जहां पर भी जो E है must be followed by C। इसके बाद B should be staged, B should be staged immediately after D, तो D के तुरंत बाद हमें किसको बनाना है, B को बनाना है। एंड वन प्ले इज स्टेज बिटवीन A एंड B, और A और B के बीच में हम किसको बनाएंगे, एक पर्सन को बनाएंगे, वन प्ले आएगा, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि D है और D के रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, D से रिलेटेड यहाँ पर भी है, फिर B भी है और B से रिलेटेड A हो जाएगा पुट, राइट। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं D से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर हमें पता है कि D मंडे नहीं है, फ्राइडे नहीं है, अगर सपोज मैंने D को कहां पर पुट कर दिया, थर्सडे को अगर मैंने D को पुट कर दिया, तो D के इमीडिएटली थर्सडे को, राइट, D को अगर हमने यहाँ पुट किया तो जस्ट बाद हमें B को पुट करना होगा, और फिर B और A के बीच में 1 है तो A हमारा यहाँ पर आएगा, राइट। अगर ये हो गया तो E मस्ट बी फॉलोड बाय C, तो E को यहीं पर आना पड़ेगा, बट E हमारा मंडे को नहीं आ सकता। इट मींस व्हाट, कि यहाँ पर हमारा D नहीं होगा, कहाँ पर हमारा D कहाँ नहीं होगा, दैट इज थर्सडे को भी D नहीं है। सपोज 1 2 3 एलिमिनेट, 2 प्लेसेस बचे हुए हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे। सपोज अगर हमने वेडनेसडे को पुट किया तो बी यहां पर होगा, बी अगर यहां होगा तो ए यहां होगा, ये वाला पॉइंट। अब आप देख सकते हो 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए हमारे पास, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई हमारा जो डी है वो यहां पर भी नहीं आएगा। कहां पर नहीं आएगा, वेडनेसडे को भी नहीं आएगा। नाउ यू कैन चेक कि अब हमारे पास जो डी के लिए प्लेसेस बची हुई हैं वो ओनली वन प्लेस यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग है। कितनी प्लेस है कि हमारा डी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे को नहीं है, सो 101% डी कहाँ होगा, ट्यूसडे को होगा। और डी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी और ए के बीच में 1% है, 1 ए, अगर हमने यहाँ पर ए को पुट कर दिया, राइट, सो अगेन हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई ए यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा और सी यहाँ पर आएगा। ये बनेगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। और हम उनसे क्या पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट प्ले, विच इज द फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज्ड, तो यहाँ पर कौन है, दैट इज ऑप्शन ए और आंसर भी ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड की बात कर लें अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजिंग ऑफ ऑल प्लेस, तो क्या है हमारा ए डी बी ई सी, 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 ऑप्शन नंबर अगेन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लेस वॉज स्टेज ऑन वेडनेसडे, सो वेडनेसडे को कौन सा प्ले होगा हमारा, वेडनेसडे को होगा बी, वेडनेसडे को बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। हमें ये बताना है कि कौन सा जो पॉइंट है फर्स्ट या सेकंड जो सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें ये बताना है कि हु इज सीज पार्टनर इन अ गेम ऑफ कार्ड्स इन्वॉल्विंग 4 प्लेयर्स ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे गेम ऑफ कार्ड्स की बात चल रही है, 4 प्लेयर्स हैं और सी का पार्टनर कौन होगा। तो कार्ड्स की जब भी बात चल रही है 4 हैं, तो जो भी कार्ड की जो पार्टनर्स होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बाय डिफॉल्ट। दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो। सो D इज सिटिंग अपोजिट टू A, फर्स्ट की बात करें तो D के अपोजिट में कौन है, A, तो 101% C के अपोजिट में कौन होगा, B, फर्स्ट कंडीशन से हम बता सकते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करें, B इज सिटिंग राइट ऑफ A, सपोज अगर ये A है तो ये A का क्या है, राइट, और जो है वो मतलब जो B है वो D के लेफ्ट में है। अगेन C यहाँ पर और B यहाँ पर, तो C का जो पार्टनर है, C इज पार्टनर इन अ गेम, फर्स्ट से भी बता सकते हैं और हम सेकंड किसी एक से बता सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी, मतलब इफ द डेटा आइदर 1 और 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। Now, question number 18. So, what day is the 14th of a given month? हमें बताना है कि जो इस पर्टिकुलर मंथ का 14th डे क्या होगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, मतलब किसी भी मंथ का एक मंथ है उसका लास्ट डे क्या है, वेडनेसडे। एज वी नो वेरी वेल कि जो मंथ होता है
तो वो टोटल कितना 28 डे का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 और 31 का भी होता है। तो अगर यहाँ पर होगा तो 14 निकालना, डिफरेंट आंसर आएगा। अगर 29 मानेंगे तो डिफरेंट आएगा 14 का, राइट। 30 और 31, इसका मतलब ये जो है हम मतलब क्या बोले इसको, ऑप्शन नंबर वन, मतलब कंडीशन नंबर वन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, राइट। सेकंड की बात कर लेते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th। तो 17th को यहां पर क्या था, सैटरडे था, राइट। और हमें किसका बताना है, 14 का। सिंपल है, बता सकते हैं। अगर 17 को सैटरडे है तो 16 को फ्राइडे और 15 को थर्सडे, और यहां पर क्या होगा 14 को वेडनेसडे। क्लियरली सेकंड पॉइंट से हम यहां पर आंसर कर सकते हैं, ओनली सेकंड से। सो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कोडिंग डिकोडिंग से है। SEQUELCE, और इसे क्या लिखा गया है, FDOFVRFT, और फिर हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। पहले तो हम यहाँ पर लॉजिक को फाइंड करेंगे, और लॉजिक अगर हम देखें ये F है और ये हमारा क्या है, दैट इज S, राइट। तो यहां से हम कंपैरिजन करें लास्ट वाले से, तो ये E और ये क्या है F+1, यहाँ पे क्या हुआ है +1, CD+1, NO+1, EF+1, UB+1, QR+1, EF+1 और ST यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हो रहा है। मतलब रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पर फर्स्ट से नहीं, लास्ट से फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट से सेकंड बन रहा है, राइट। तो क्लियरली यहाँ पर भी हम आंसर करेंगे। N+1 क्या होगा, O, मतलब हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा O से स्टार्ट होगा, हर एक ऑप्शन O से स्टार्ट है। E+1 क्या होगा, F, मतलब O के बाद क्या आना चाहिए, हमारा F आना चाहिए, और सेकंड भी हमारा F है। फिर E के बाद F, R के बाद क्या होता है, S, मतलब OFS, OFE है, OFS, ऑप्शन नंबर वन कैन नॉट बी द राइट आंसर। इसके बाद D के बाद क्या होगा, E होगा, राइट। इसके बाद L, M आएगा, I, J आएगा, OFSEMJ, OFSEM आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। OFSEMJ, यही हमारा क्या है राइट आंसर, ये भी नहीं हो सकता। EJI नहीं हो सकता। और आगे भी चेक कर लो, H के बाद आएगा I और C के बाद क्या आएगा, D, और एंड में ID है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन हमारा कोडिंग है, बट ये हमारी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, राइट। इन कोड लैंग्वेज, एलिफेंट इज टोल्ड एज जैकल, जैकल मंकी, मंकी इज कॉल्ड डॉग, डॉग लॉयन, लॉयन गोट, गोट माउस। तो हमें क्या बताना है, हु विल बी द किंग ऑफ जंगल। तो जंगल का किंग रियल आंसर क्या होता है, लॉयन, हाँ या ना। बट लॉयन इज टोल्ड एज गोट, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। यहां पर हमें क्या करना है, इन ईच क्वेश्चन बिलो is given a statement followed by two assumptions, number first and second, right? So if you have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumption is implicit, all right। तो हमें ये बताना है, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो, राइट। क्लियर, सिंपल सा था कि स्कूल में पुट करना है, और जो चिल्ड्रन की एज होनी चाहिए वो अबव 5 होनी चाहिए। सो एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस appropriate level of development and is ready to learn। क्लियरली यहाँ पर ये इम्प्लिसिट है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो भी हमारा चाइल्ड होता है 5 के अब इतना डेवलप नहीं होता कि सो दैट ही और सी कैन लर्न प्रॉपरली, राइट। जो भी यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि लर्निंग स्टेज की, सो दैट्स व्हाई assumption नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर इम्प्लिसिट करेगा। सेकंड, द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years of age।
तो द फर्स्ट थिंग इज दैट स्कूल हमारा ये जो है वो इस चीज की परमिशन नहीं देता, ऐसा कुछ भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन नहीं है, मतलब ये सेकंड हमारा इम्प्लिसिट नहीं करेगा। सो ओनली फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या करेगा, इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पर भी हमें मतलब assumptions बताना है, कौन हमारा यहाँ पर implicit करेगा कौन नहीं करेगा। In order to bring punctuality in our office, we must provide convenience allowance to our employee। और ये कौन कह रहा है, in charge of a company tells पर्सनल मैनेजर। मतलब कहीं ना कहीं एक पंक्चुअलिटी की बात यहाँ पर चल रही है एक ऑफिस के एम्प्लॉयज को लेकर, राइट। अब हम बात करेंगे द कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। और जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट है उसके जस्ट अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है। सेकेंड, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड्स शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। 100% यहाँ पर हमारा जो सेकेंड अजम्पशन है वो यहाँ पर इम्प्लिसिट हो रहा है कि जो हमारी डिसिप्लिन होती है एंड जो रिवॉर्ड्स होते हैं शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। दैट्स व्हाई तो जो हमारा है वो क्लियरली यहाँ पर ये उसी बात को यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हिडन मीनिंग में ये छुपा के रखा हुआ है। दैट्स व्हाई assumption नंबर सेकंड यहाँ पर इम्प्लिसिट रहेगा। सो ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस में पहले तो हमें एक कंपास होता है उसको फॉलो करना होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का कंपास ऑलरेडी सेट करके रखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे फॉलो करें और सपोज वो पर्सन कहां पर है, जस्ट मिडिल में। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ये मैन है 5 किलोमीटर साउथ में जाएगा, देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यहाँ से वो राइट 3 किलोमीटर लेगा एंड ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर अगेन, राइट। यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलेगा। ये क्या था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रही इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से जब ये ऐसा जाएगा तो दिस डायरेक्शन मस्ट बी साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साउथ वेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो ये है हमारे पास 2, 7, 10, 22, 18, 37, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक हिंट समझना कि यहाँ पर 2 है, 7 है, इंक्रीज हो रहा है, 20 इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, बट यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब कभी भी कुछ ऐसा मिले तो ये एक इंडिकेट करता है, हिंट करता है मिक्स सीरीज को लेकर। मिक्स सीरीज का मतलब क्या कि 2, 10, 18, 26, राइट। और 2 से 10 कब होगा, +8। 10 से 18 कब होगा, +8। 18 से 26 कब होगा, +8 करने पर। इन द सेम वे 7, 22 कब होगा, प्लस का 15 करने पर। 22, 37 कब होगा, प्लस का 15 करने पर। इसका मतलब ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी और +15 करना है किसमें, 37। तो 37 में 15 ऐड करोगे तो 3, 4, 1, 5। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 52 हमारा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में अगेन हमारे पास सीरीज है और हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है। एक सिंपल सी सीरीज है, क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हमारा 5, 10, 10, 34, 35 कितना हुआ है, माइनस है 35, है या ना। यहां से यहां जाओ और इसको 500 बनाएंगे, 80, 26, 26, 27, 36 और 35। अगेन 35 माइनस है, क्या ये भी हमारा 35 माइनस है क्या, तो 35, 70, 74 एग्जैक्टली ये भी क्या है, 35 माइनस ही है। और आगे भी हम 35 को माइनस करेंगे तो 404 आना चाहिए, हाँ या ना। 404 यहाँ पर आना चाहिए एंड 404 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 26 हमारा वेन डायग्राम से लिया गया है। हमें बताना है कि वेन डायग्राम किस किस के लिए रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स के लिए हु लर्न
लॉ एंड म्यूजिक, मतलब एक सर्कल, दो सर्कल, लॉ वाला और म्यूजिक वाला, इन दोनों को भी रिप्रेजेंट करे, म्यूजिक और डांस इन दोनों को भी रिप्रेजेंट करे, लॉ एंड डांस इन दोनों को भी रिप्रेजेंट करे, लाइक लॉ डांस एंड लॉ म्यूजिक एंड डांस, उन तीनों को भी वो रिप्रेजेंट करे। तो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर ये दोनों नहीं हो सकते, थ्री पार्ट से तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, so all are not correct, only this one is correct। why? सपोज ये लॉ है, ये म्यूजिक है और ये क्या है, डांस है, तो लॉ एंड म्यूजिक, लॉ और म्यूजिक को ये रिप्रेजेंट करेगा, म्यूजिक डांस ये रिप्रेजेंट करेगा, लॉ एंड डांस ये रिप्रेजेंट करेगा, लॉ म्यूजिक एंड डांस रस ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर पहले तो डायरेक्शन है, इन ईच ऑफ ईच बिलो क्वेश्चन गिवन अ स्टेटमेंट फॉलो बाय टू कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन है, क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है, ए बी सी डी, मतलब फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, आइदर और नाइदर वन और नाइदर टू, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम, कितने थे टोटल रन, कितने थे 200 थे, आउट ऑफ दीज 160 रन वर मेड बाय, जो 160 रन है ये किसने यहाँ पर बनाए हैं, ये इन्होंने बनाए हैं स्पिनर्स ने, स्पिनर्स ने 160 स्कोर किया है, बाकी टोटल टीम का स्कोर है 200। अब कंक्लूजन क्या है ये देखो कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, क्या ये है कि मतलब जो 80%, आई थिंक ये हमारा कितना है 80% रन है ये, हाँ या ना, ये 80% रन है और 80% रन स्पिनर्स ने यहाँ पर स्कोर किया है, इट मींस जो टीम है वहां पर 80% स्पिनर्स हैं, इट इज नॉट द वैलिड कंक्लूजन। हो सकता है कि 160 रन किसी टू प्लेयर्स ने यहाँ पर बनाए हो, है ना, सो ये वैलिड नहीं है। इसके बाद द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, क्या हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे क्या वो स्पिनर होंगे क्या, नॉट वैलिड, क्योंकि ओपनर बैट्समैन हमारे यहाँ पर बैट्समैन ही होंगे, है ना, ओपनर जो होंगे वो बैट्समैन ही होंगे, राइट, स्पिनर्स शायद एंड में आए हो, स्टार्टिंग विकेट्स जल्दी गिर गए हो, सो ये दोनों के दोनों यहाँ पर फॉलो नहीं है, तो नाइदर वन नाइदर नॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 अगेन हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new, करेक्ट। Conclusion number one, change is the law of nature, 100% क्या करेगा ये फॉलो करेगा, बहुत ही सिंपल सा था। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड, इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज आइडियाज अगर स्ट्रांग है तो डिपेंड नहीं करता कि वो हमारे ओल्ड है न्यू है, राइट, किसी यंगर ने दिए हैं किसी ओल्डर वन ने दिए हैं, इट डजेंट मैटर, सो दैट्स व्हाई ये फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 टू 31, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा इनपुट आउटपुट से लिया गया है, राइट। सो गिवन एन इनपुट लाइन अ मशीन जनरेट पास कोड्स स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एल इल्यूस्ट्रेटेड बिलो, ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट था और इनपुट के बाद यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप दी गई हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा इनपुट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। विच नंबर कम्स इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 6 स्टेप ऑफ द इनपुट, राइट, इनपुट की 6 स्टेप कौन सी है सर, ये वाली 6 स्टेप है, और लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है 6 स्टेप में, किस किस के बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, और हमें बताना क्या है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में विच नंबर, कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए 84 यहीं पर आएगा। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा था, अलग से हमारे पास इनपुट नहीं है, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर इसी पर्टिकुलर स्टेप्स पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, विच नंबर कम्स आफ्टर 18 इन द फोर्थ स्टेप, तो ये क्या है हमारी सर, दिस इज द फोर्थ स्टेप, राइट, और हमें क्या बताना है विच नंबर कम्स आफ्टर 18, 18 के बाद क्या आएगा 38 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 31, विच नंबर कम्स इन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेवंथ स्टेप। सेवंथ स्टेप हमारी ये है ना। अब लेफ्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया थर्ड, और फिफ्थ ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। इनके बीच में कौन है 76। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो एजिसन प्रॉब्लम से लिया गया है। एंड द क्वेश्चन इज तान्या's grandfather was 8 times older to her, right, 16 years ago। तो पहले तो यहाँ पर हम तान्या की जो भी एज होगी वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, राइट, और उसके फिर जो ग्रैंडफादर हैं ये दोनों की यहाँ पर हम एज यहाँ पर जो है वो एज्यूम करने वाले हैं। 16 इयर्स अगो की बात चल रही है। ही वुड बी 3 times ऑफ हर एज 8 years फ्रॉम नाउ। फिर उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम से 8 years के बाद उनकी जो एज है वो 3 times है तान्या की एज से। 16 years अगो वो 8 times थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एजेस, what was the ratio of the ages of Tanya and her grandfather 8 years ago, right। तो पहले तो यहाँ पर हम अगर प्रेजेंट एज की बात करें दोनों की, राइट, प्रेजेंट एज अगर हमने इसकी एक्स मानी हुई है, ठीक है, तो 16 इयर्स अगो इसकी एज हो जाएगी एक्स माइनस का 16, और फिर 8 इयर्स के बाद जो एज होगी इसकी तानिया की वो एक्स प्लस 8 हो जाएगी। आई होप इट इज सिंपल, राइट। 16 इयर्स अगो जो एज है ग्रैंडफादर की वो 8 times है। मतलब तानिया की जो एज है वो कितनी है, एक्स माइनस का 16, तो 8 times है, मतलब एक्स माइनस का 16। अब ये जो एज है यहाँ पर 16 इयर्स के बाद की बात चल रही है, तो 8 एक्स माइनस का 16 प्लस का 16। आगे जब हम जाएंगे तो ये 8 इयर्स और आगे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 एक्स माइनस का 16 प्लस का 24। सिंपल। तो यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल चुके हैं। अब ये जो पॉइंट था कि he would be 3 times of her age 8 years from now, राइट। यहाँ पर ये इसकी एज है, ये इसकी एज है, वो 3 times है, राइट। तो जो हमारे ग्रैंडफादर की एज कितनी है, एक्स 8 × x माइनस का 16 प्लस का 24, ये जो है वो तान्या की एज का कितना है 3 times है। कितना है 3 times है। तो 3 × तान्या की एज कितनी है x प्लस का 8, राइट। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा डायरेक्टली 8x, और 16 8 जा हो जाएगा हमारा 128 प्लस का 24 इज इक्वल टू 3x प्लस का 24, राइट। आगे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 24 से ये 24 क्लियर हो जाएगा, 3x यहाँ आएगा तो डायरेक्टली हमारे पास 5x बचेगा, और ये हो जाएगा 128। इट मींस x की जो वैल्यू आएगी 128 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। मतलब जो तानिया की प्रेजेंट एज है वो हमने फिलहाल निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना था, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ तानिया एंड हर ग्रैंडफादर 8 इयर्स अगो, मतलब यहां से 8 इयर्स अगो। अभी x की वैल्यू आ चुके हैं, राइट। अब 8 इयर्स पहले की अगर हम बात करें, दोनों की एज निकालनी है हमें, तो 8 इयर्स, अभी इसकी वैल्यू कितनी आई है 128/5, तो ये कितनी हो जाएगी 128/5 माइनस का 8, और यहाँ पर फिर ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे हम, राइट। सो 8 128/5 माइनस का 16, और यहाँ पर आप देख रहे होगे प्लस का 16 है। यहाँ पर हमें क्या करना है 8 इयर्स माइनस करना है, क्योंकि 8 इयर्स पहले की बात चल रही है। तो डायरेक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 8 आ जाएगा, राइट। प्लस 16 माइनस का 8 करोगे तो प्लस का 8 रहेगा, राइट। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 5 का कितना होगा 40, तो 120 माइनस का 40 करोगे तो 60, 88 बाय कितना आएगा 5 आ जाएगा, राइट। ये रेशियो में चल रहा है। और जब हम इसे माइनस का लगा हुआ है 16 5 का कितना होता है 80, और 80 128 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा 8 इंटू
48/5 प्लस का 8 करना है हमें, राइट। जब हम इसे और ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो 88/5 रेशो में ये चल रहा है। सो 8 4 जा 64 और 8 8 जा 64 6 प्लस का 8 ये रहेगा। और ये 8 5 जा कितना होगा 40। इट मीन्स ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, राइट। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 88, राइट। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 8 5 जा कितना होगा 40 और ये 40 इसमें ऐड हो जाएगा। सो राइट, अब इसे कैलकुलेट करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे, राइट। 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4 6 जा 2 से कैंसिल किया तो 1 1, 2 से कैंसिल किया तो 5 3। नाउ 11/5 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्लॉक से लिया गया है और यहाँ पर फॉल्टी क्लॉक का जो क्वेश्चन है ये कि अ क्लॉक इज सच दैट इट लूजेस 4 मिनट इन ईच डे। मतलब ये पर 24 आवर्स वन डे में ये 4 मिनट लूज कर रही है। द क्लॉक इज सेट राइट ऑन February 25 2008। तो 25 फेब की बात चल रही है, 2008 की बात चल रही है और टाइम यहाँ पर गिवन है 2 PM। ऑलराइट। और उसके बाद बोला है कि हाउ मैनी मिनट्स शुड बी एडेड टू गेट द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक shows 9 AM ऑन 3rd March 2008, राइट। तो यहाँ पे जो बात चलेगी वो ये कि 3rd of March 2008 और यहाँ का जो टाइम है दैट इज 9 AM यहाँ तक। तो कितनी मिनट्स यहाँ पर हमें ऐड करना है जो कि राइट टाइम शो करे। ऐड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो क्लॉक है वो लूज कर रही है, वन डे में 4 मिनट्स लूज कर रही है, राइट। तो पहले तो हम ये देखें कि इसका टोटल ट्रेवल जो है वो टाइम कितना है ना। तो 9 AM की बात करें तो यहाँ पर 2 PM ऑलरेडी है। 9 AM बनाने के लिए हमारा कितना हो जाएगा 26 2008, राइट। और 25 Feb 2008 2 PM यहाँ से यहाँ जाने में टोटल नंबर ऑफ जो आवर्स लगेंगे वो हमें कितने लगेंगे 19 आवर्स लगेंगे, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ से 2 PM है तो पहले तो 9 PM होगा और ये कितना हो गया 7 आवर्स। फिर 9 PM से 9 AM जाने के लिए कितना हो जाएगा 12 आवर्स हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 12 और 7 19 आवर्स ये हो चुका है। अब आप देखो कि 26 Feb 2008 9 AM और यहाँ पर भी 9 AM है तो जस्ट हमें डी काउंट करना है। तो 26 से 27 जाएंगे, 28 जाएंगे, 29 जाएंगे क्योंकि ये क्या है दिस इज अ लीप ईयर। 2008 इज अ लीप ईयर जिसमें कि फैब कितनी होती है टोटल फैब 29 डेज की होती है। फैब कितनी नहीं होती, फैब में कितने दिन होते हैं, तो फैब में जो टोटल डेज होंगे वो 29। इसके बाद फिर क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा 2। तो 26 से 27 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने हुए, यहां से हमने क्या काउंट किया कि टोटल यहां पर 6 डेज प्लस का 19 आवर्स टोटल यहां पर जो इस पर्टिकुलर क्लॉक है इसने ट्रेवल किया हुआ है। हमें ये पता चल गया कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम 26 Feb 2008 2 PM से लेकर 3rd of March 2008 9 AM तक इसको जो टाइम लगा, जो टाइम ट्रेवल किया दैट इज 6 days and 19 hours। इसके बाद ये जो क्लॉक है ये 4 मिनट्स पर डे लूज कर रही है, राइट। अब अगर हम वन डे की बात करें 24 आवर्स होता है और इसमें मिनट का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 0 6 4 24 2 6 2 12 और 2 14, राइट। ये होगा हमारा पर डे की बात करें तो एग्जैक्ट 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं। बट ये जो क्लॉक है इन 24 आवर्स में 4 मिनट लूज कर रही है। इट मीन्स ये कितना ट्रेवल करेगी, ये इतना ट्रेवल करेगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मिनट की जो स्पीड है, राइट, हम अगर इसकी स्पीड निकालें तो इसकी स्पीड कितनी है 1436 पर 1440, है या ना। ये इस पर्टिकुलर क्लॉक की क्या निकल गई मिनट हैंड की यहाँ पर स्पीड निकल के आ गई है। अगर हमें यहाँ पर एक्चुअल टाइम निकालना है, एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा जो कि हम टाइम ट्रेवल यहाँ पर काउंट करेंगे, राइट। ये हमारा इसका रेसिप्रोकल ही कहलाएगा एक्चुअल। अगर हम टाइम की बात करें तो ये हमारा एक्चुअल निकल के आ चुका है। अब आप देखो ठीक है,
हाँ, अब आप देखो टोटल यहाँ पर 6 डेज और 19 आवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम 1 डे की बात करें तो 24 होता है, और 6 डेज का मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12, 12 और 2 14 होता है, और इसमें अगर हम 19 ऐड करें तो 9 4 कितना, 3 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 160 आवर्स, राइट। ये जो होगा टोटल हमारा 163 यहाँ पर ये जो है वो हमारा कंप्लीट आवर्स है। हाँ या ना। अब ये बात समझना, यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो राइट और रॉन्ग वाली क्लॉक की चल रही है, राइट। हमारी जो रॉन्ग वाली क्लॉक है, पहली बात तो ये क्या कर रही है, टाइम को लूज कर रही है कहीं ना कहीं, 24 आवर्स में 4 मिनट्स पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, राइट। तो एक समय पर राइट टाइम जितना भी होगा ये कहीं ना कहीं माइनस करेगी, और इसमें हम कितना टाइम ऐड कर दें सो दैट हमारा राइट टाइम मिल जाए हमें। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया गया है वो किसका दिया गया है, रॉन्ग वाली क्लॉक का। किसका दिया गया है, रॉन्ग वाली क्लॉक का दिया गया है। मतलब अगर हम राइट वाली की स्पीड देखें, चलना तो इतना ही है, हाँ या ना। अगर हम राइट वाली की स्पीड देखें तो 163 आवर्स, 60 मिनट का मल्टीप्लाई मिनट में निकल के आ गया, और इसकी जो स्पीड हमने निकाली एक्चुअल वाली की वो कितनी निकली हमारी, 440 अपॉन 436, राइट। और इससे अगर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इस क्लॉक ने कितना ट्रेवल किया है, 163 मल्टीप्लाई बाय 60, पूरा का पूरा मिनट में आ चुका है, राइट। क्योंकि हमें निकालना भी क्या है, फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई है। अब अगर हम यहां से कैंसिल आउट करेंगे, राइट, 4 से सपोज डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 2 यहाँ पर, 4 5 जा 23, यहाँ पर 4 9 जा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, तो यहाँ पर जो हमारा डिवाइड में रहेगा वो 359 ही रहेगा, एंड 359 हमारा एक ही ऑप्शन है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी कैलकुलेट भी आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इनइक्वालिटी से है। पहले तो हम यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाएंगे इनका, m इज इक्वल टू v, राइट, m इज इक्वल टू v, और v माइनस है, मतलब लेस देन है s से। ये हमारा डन हो गया, ये हमारा डन हो गया। अब अगर हम s को देखें तो यहाँ पर ये एक, इसलिए हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जो r है वो ग्रेटर इक्वल है s से, राइट, ग्रेटर इक्वल है s से, ये भी हमारा डन हो गया। फिर r लेस देन इक्वल टू u, एंड m इज ग्रेटर देन a, सो m इज ग्रेटर देन a, ये बनेगा हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें आंसर करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन है वो फिर ट्रू है या नहीं है, फॉलो करेगा या नहीं करेगा। द फर्स्ट वन इज u ग्रेटर s, u इज ग्रेटर देन s, तो ये रहा u और ये रहा s। तो यहाँ पर ये ग्रेटर भी है और ये इक्वल भी हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। r इज इक्वल टू s, नॉट श्योर, ये भी कंफर्म नहीं है। r ग्रेटर देन s, ये भी नहीं है, क्योंकि r इज आइदर ग्रेटर और इक्वल। बट अगर हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करें तो हमारा एक कंप्लीट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अगर दोनों को कंबाइन कर दें, ग्रेटर इक्वल s एंड r इज ग्रेटर इक्वल s, 100% ट्रू। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगेन इनइक्वालिटी की बात चल रही है, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ से उठाएं, जो कि है a लेस देन p इक्वल c ग्रेटर इक्वल d, इसके बाद इस स्टेटमेंट को अगर हम ज्वाइन कर पाए तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे s u b a, तो यहाँ पर a हमारा ऑलरेडी है, राइट। तो a ग्रेटर देन b, फिर इक्वल और ग्रेटर u एंड लेस देन s, ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद c q s v, तो यहाँ पर s भी है और c भी है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे डाउन नीचे लिख लेंगे, c लेस देन q ग्रेटर s ग्रेटर इक्वल v, राइट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाली को देखें तो u ग्रेटर v, u ग्रेटर है v से, राइट। तो ये रहा u और ये रहा हमारा v, ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v, राइट। तो पहले तो ये देखो कंबाइन कौन कौन सा है, एक तो c है हमारा, और c के बाद यहाँ पर हम देखें तो s, राइट। तो अगर हम u से यहाँ पर जाएं, u से अगर हम s की तरफ जाएं तो भी पॉसिबल नहीं है, u से हम b की तरफ जाएं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब u ग्रेटर v इज नॉट
पॉसिबल, राइट। अगर हम यहां से देखें तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है कि सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर सी हमारा ऑलरेडी है, बी हमारा ऑलरेडी है, सी इज इक्वल टू पी एंड पी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, इट मीन सी इज ग्रेटर देन बी, 100% करेक्ट। तो कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अगर हम कंक्लूजन नंबर थर्ड की बात करें कि Q इज ग्रेटर देन D, तो ये रहा हमारा Q और हमारा D जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। Q की बात करें तो Q ग्रेटर है C से और C ग्रेटर इक्वल है D से। याद रखना Q ग्रेटर है, Q जो है वो ग्रेटर है C से, और जो C है या तो वो ग्रेटर है D से या फिर इक्वल है D के, इट मींस Q इज ग्रेटर देन D, 100% करेक्ट। सो दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर हमारे पास गिवन है फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, और हमसे बोला गया है इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट, राइट। यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी फैक्ट हैं और यहाँ पर जो गिवन है इनमें से कौन सा है जो हमारा फैक्ट होगा, और अगर ये सभी के सभी फैक्ट हैं तो। सो द फर्स्ट पॉइंट, only children's chair are stuffed with beans। पहले ये देखो, most stuffed toys are stuffed with beans। तो most stuffed toys जो हैं वो stuffed with beans। सेकेंड फैक्ट है there are stuffed bears and stuffed tiger। बस ये बोला गया है कि यहाँ पर टू टाइप्स के एक stuffed हैं। इसका थर्ड फैक्ट की बात करें, some chairs are stuffed with beans, राइट। तो ये थ्री फैक्ट्स यहाँ पर हमने जान लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि ओनली चिल्ड्रंस चेयर, तो यहाँ पे कहीं पर भी ये हमारा मेंशन नहीं है, ये तो मेंशन है सम चेयर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स, बट ओनली चेयर्स ओनली चिल्ड्रंस चेयर आर स्टफ्ड विद बीन्स, तो ये कोई फैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर चिल्ड्रंस के बारे में। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ऑल स्टफ्ड टाइगर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स, स्टफ्ड टाइगर की बात चल रही है, तो ये तो पता है कि यहाँ पर देयर आर स्टफ्ड बियर्स एंड स्टफ्ड टाइगर्स तो हैं, बट उन्होंने बोला है कि ऑल स्टफ्ड टाइगर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स, तो ये भी कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट यहाँ पर नहीं है ना। स्टफ्ड विद बीन्स, यहाँ पर चेयर्स के बारे में जरूर बोला गया कि सम चेयर्स की बात चल रही है, तो ये भी हमारा फैक्ट नहीं कहला सकता है। थर्ड की बात करें, stuffed monkey are not stuffed with beans, as you know already, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर भी मंकी की कोई बात नहीं चल रही है, राइट, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉन फैक्ट, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, if Atul finds that he is 12th from the right in a line of boys, तो ये in a line of boys की बात चल रही है, and fourth from the left, right। तो यहाँ लेफ्ट से देखें तो ये किस नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है, राइट, एंड 12th फ्रॉम द राइट, और यहीं से देखें तो ये 12th नंबर पर है, यहां से देखेंगे तो 12th, यहां से देखेंगे तो ये फोर्थ नंबर पर है, राइट। तो हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन, 28 बॉयज हो जाएं, है ना, कितना ऐड करना चाहिए। तो पहले तो ये देखो कि अभी फिलहाल जो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो जब कभी भी किसी एक पर्सन की राइट और लेफ्ट दोनों एंड से अगर कोई पोजीशन मिल जाए तो टोटल कैसे निकालते हैं, तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1, तो 4 प्लस का 12 कितना 16, और 16 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अभी एट प्रेजेंट 15 बॉयज हैं और 15 से 28 जाने के लिए हमें प्लस का 13 करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, राइट, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, राइट, कि 5 पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो, हु इज सिटिंग इन द मिडिल। हमें ये बताना है कि ये जो 5 पर्सन्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, इनमें मिडिल में कौन है, राइट। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बी इज बिटवीन ई एंड सी, इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं, बी इज टू द राइट ऑफ ई, नहीं बता पाएंगे इंडिविजुअली, डी इज बिटवीन ए एंड ई, इंडिविजुअली यहां पर हम नहीं बता सकते। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को लें, राइट, कि ई और सी के बीच में यहां पर कौन अवेलेबल है, बी। इसके अलावा बी इज टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट में होना चाहिए, राइट।
ई के राइट में होना चाहिए, तो यही होगा अरेंजमेंट। ई, ई के राइट में बी, और फिर बी के राइट में कौन हो जाएगा, सी। ये दोनों कंबाइन करके भी हम आंसर नहीं बता पाएंगे कि मिडिल में कौन है। इसके बाद थर्ड पॉइंट को देखें, डी इज बिटवीन ए एंड ई। अगर ये फिक्स है और जो डी है वो ए और ई के बीच में है, तो ए यहाँ, ई यहाँ, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, राइट। तो ये फाइनल अरेंजमेंट बनेगा ए डी ई, और फिर ये बी, और फिर ये सी, राइट। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। हम नाउ वी कैन आंसर कि यहाँ पर मिडिल में कौन होगा, दैट इज ए। इट मींस ये तीनों के तीनों यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। ऑल राइट, सो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 together are required to answer this question. क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर हमसे डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर संजय वॉज बॉर्न। हमें बस ये बताना है कि संजय का जो बर्थ ईयर है वो क्या है, और स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या ये हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, संजय इज 6 years older than गोपाल, राइट। तो जो संजय है वो गोपाल से क्या है, 6 years ओल्डर है। तो संजय क्या है, गोपाल से, जो भी गोपाल की एज होगी ना उसमें +6 years करेंगे, संजय की एज यहाँ पर हमें मिल जाएगी, राइट। गोपाल्स ब्रदर वॉज बोर्न इन 19, ये गोपाल्स क्या ब्रदर, गोपाल्स ब्रदर जो कि 1982 में इनका यू नो बर्थ ईयर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या इंडिविजुअली फर्स्ट और सेकंड से हम बता सकते हैं कि संजय जो है वो इन विच ईयर संजय वाज बोर्न। नो, अभी तक हम नहीं बता सकते, इंडिविजुअली भी और एक साथ भी नहीं, दोनों को लेके। फिर थर्ड पॉइंट था कि संजय ब्रदर इज 2 years ओल्डर देन गोपाल्स ब्रदर, राइट। हु मीन्स व्हाट, गोपाल, हु वाज 8 years यंगर, मतलब जो गोपाल है इसके ब्रदर से 2 years क्या है, 8 years क्या है, यंगर है। और हमें पता है कि जो गोपाल का जो ब्रदर है उसका जो हमारी बर्थ ईयर है वो कितनी है, 1982। तो यहाँ से हम गोपाल की बर्थ ईयर निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बोला है हु वाज 8 years यंगर, राइट। वो 8 years यंगर है कौन, गोपाल का ब्रदर। तो गोपाल क्या होगा, 8 year एल्डर होगा, हाँ या ना। अगर वो 8 year एल्डर है तो वो हो जाएगा 1974, गोपाल की बर्थ ईयर हो जाएगी, राइट। इसके बाद अगर हमें गोपाल की एज पता चल चुकी है तो गोपाल से यहाँ पर हम संजय की एज निकाल सकते हैं, मतलब संजय का बर्थ ईयर निकाल सकते हैं। संजय 6 years ओल्डर देन गोपाल, तो यहाँ पर संजय का जो बर्थ ईयर है वो क्या हो जाएगा, 6 years ओल्डर है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1968 इज द ईयर इन विच संजय वाज बोर्न, राइट। इसका मतलब क्या कि हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की हेल्प से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इन विच ईयर संजय वाज बोर्न। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टुगेदर इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से लिया गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि IMTIJU, और इसे लिखा जाएगा TMIIUZT, राइट। और फिर हमें बताना है कि TEMREMP, इसके लिए हमारा जो कोड होगा इन द सेम लैंग्वेज वो क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखें कि आई यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, एम यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आई फिर से है, टी फिर से है, जे है, और फिर यू है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पोजीशन बेस्ड लॉजिक को यहाँ पर इंडिकेट करेगा, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी लेटर्स हैं वो सभी के सभी लेटर्स कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बस हमें मैच करना है, जैसे कि TMI, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर 3 का पेयर बना के इनको रिवर्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिवर्स। इसके बाद ये जो मिडिल वाला जो लेटर है, हमारा बीच वाला जो लेटर है वो एज इट इज है। अगेन TJU को फिर से क्या कर दिया गया है, रिवर्स करके लिख दिया गया है UZT, राइट। तो यहां पर जब हम ये जो लॉजिक है इस पर्टिकुलर वर्ड में अप्लाई करेंगे, सो TEM क्या हो जाएगा हमारा MET, R एज इट इज रहेगा, एंड EMP हो जाएगा हमारा PME, एंड दिस इज द राइट आंसर, राइट। METR, 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 राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, एम टी ई है, ये भी नहीं हो सकता,
METR होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। METR PME इज द राइट आंसर।